गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल। 11th क्लास का चैप्टर था अपना आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। पिछली क्लास में इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी हमने आवर्त सारणी का इतिहास। स्टार्टिंग के अंदर जो साइंटिस्ट थे जैसे डॉबेराइनर, न्यूलैंड, मैनलीव्स और उसके बाद हमने बात की थी मोजले यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। डॉबेराइनर में आपने देखा था कि उसने तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे, प्रत्येक ग्रुप को ट्राइड कहा था। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। फिर बताया था कि एवरी 8th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। फिर हमने बात की थी मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल जो बेस्ड थी एटॉमिक मास पर, परमाणु भार पर आधारित थी। उसमें पीरियोडिक लॉ था अपने पास की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती है। एंड देन हमने बात की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो बेस्ड थी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक पर, और इसका पीरियोडिक लॉ था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उसमें से हमने पिछली क्लास में एस ब्लॉक के बारे में बात कर ली थी कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के अंदर अरेंज्ड होते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टीज थी ना, एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज कि ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताओ, कम। रीजन हमने पढ़ा था कि इनके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण वीक मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं, मतलब दुर्बल धात्विक बंध बनते हैं। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी क्या होती है, कम, क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ी होने के कारण वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए वो इजीली क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं कम अमाउंट में एनर्जी देने पर। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये, क्यों? क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो एटम या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब इनका इजीली ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होगा तो ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब बात करते हैं अपन पी ब्लॉक एलिमेंट। आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक्स होते हैं ना बेटा, वो ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक अरेंज्ड होते हैं। एक चीज, दूसरा पूरे पी ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होता है NS2NP, 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन। ग्रुप नंबर 13 वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको अपन बोरॉन फैमिली बोलते हैं, और इसके लिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला आएगा NS2NP1। सेम ऐसे ग्रुप नंबर 14 वालों को बोलते हैं अपन कार्बन फैमिली, एंड द फॉर्मूला इज NS2NP2। ग्रुप नंबर 15 जिनको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली या इनको बोलते हैं निकोजन्स, है ना, इनका फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए NS2NP3। ग्रुप नंबर 16 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा ऑक्सीजन फैमिली या इनको बोलते हैं चाल्कोजेंस या कैल्कोजेंस। ग्रुप नंबर 17 वाले जो एलिमेंट है दे आर नॉन एज हेलोजेंस, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला NS2NP5। एंड द लास्ट जो है बेटा इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज, इनके लिए फॉर्मूला है अपने पास NS2NP6। फिर अगर हम पूरा एक साथ पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा NS2NP 1 से लेकर के 6 तक, जहां N था पीरियड नंबर, इसकी वैल्यू 2 से लेकर अपन 6 रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले पीरियड के अंदर पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है पी ब्लॉक वाले एलिमेंट की, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में क्या होगी, हायर, यानी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, क्योंकि पी ब्लॉक में अपन जब जाएंगे लेफ्ट से राइट की ओर तो एटॉमिक साइज थोड़ी छोटी हो जाती है। ये एलिमेंट नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि एस ब्लॉक में आयनिक बॉन्ड बनता था।
सम ऑफ देम यानी कुछ एलिमेंट पी ब्लॉक में ऐसे जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। पी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट है उसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, है ना। बीच में पी ब्लॉक में आपको जिग जैग लाइन मिली थी, इसमें हम बात कर रहे थे मेटलॉइड्स की, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। देन द नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 है ना, ग्रुप नंबर 3 to 12, इनको अपन बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला ये है अपने पास n-1d 1 से लेके 10 और ns 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। ns यानी कि वैलेंस सेल के अंदर अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्सेप्शन वाला केस है, बाकी नॉर्मली अपन फॉर्मूला में s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट का फॉर्मूला ns 0 से लेके 2, n-1d 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक आइडियाज अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे। सबसे पहले वैलेंसीज क्या होती है। कोई भी एटम होता है उसका बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी यानी बंध बनाने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं अपन वैलेंसी या फिर संयोजकता। एक पीरियड के अंदर अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो वैलेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे, इसलिए वैलेंसी भी इंक्रीज होगी। तो इनिशियली इंक्रीज, देन डिक्रीज और फाइनली पीरियड के अंदर वैलेंसी जब नोबल गैस में पहुंचेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0। किसी भी आवर्त में संयोजकता का मान पहले बढ़ता है फिर घटता है और अक्रिय गैसों में जाने तक उसका मान 0 हो जाएगा। जबकि ग्रुप की अगर हम बात करें, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर अपन चलते हैं तो सभी एलिमेंट के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए वैलेंसी की वैल्यू ग्रुप में टॉप टू बॉटम की ओर जाने पर चेंज नहीं होगी। करेक्ट। ये हमने वैलेंसी की बात एक पीरियड और एक ग्रुप में किस प्रकार से वेरिएशन होता है ये एक्सप्लेन किया। देन द नेक्स्ट हेडिंग इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है कोई भी एटम होता है उसमें न्यूक्लियस से लेके वैलेंस सेल जो होता है, नाभिक से लेके बाह्यतम कोश के मध्य की जो दूरी होती है ना बेटा, उसको अपन बोलते हैं परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस। देन टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस। ये 3 प्रकार की परमाणु त्रिज्याएं होती हैं, 3 टाइप की एटॉमिक रेडियस होती है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसमें कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, मतलब सहसंयोजी त्रिज्या किसको बोलते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब होता है जब 2 एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। 2 एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जब आपस में जुड़े होते हैं तो उन एटम्स के जो न्यूक्लियस है ना बेटा, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का क्या करना पड़ेगा, हाफ, है ना। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स विच आर बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका अगर हम 1/2 ने हाफ कर देते हैं तो उसको बोलेंगे सहसंयोजी त्रिज्या। सेकंड अपने पास है मेटेलिक रेडियस और वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस अपने पास ये लिखिए, जो नॉर्मली इनर्ट गैसेस जो होते हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो इन 2 मॉलिक्यूल के ये जो एटम है ना, नॉन बॉन्डेड एटम, अबंधित, जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ नहीं है, इनके न्यूक्लियस जो है उनके बीच की डिस्टेंस का अगर हाफ करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन वॉन डेर वाल रेडियस। तो आप बताओ कोवेलेंट रेडियस और वॉन डेर वाल रेडियस में से कौन सी रेडियस बड़ी होगी, वॉन डेर वाल रेडियस, क्योंकि कोवेलेंट में तो क्या हो रहा है, 2 एटम का कुछ पार्ट यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है तो इसकी वैल्यू तो वैसे ही कम हो जानी है। और वॉन डेर वाल रेडियस में 2 एटम जो आपस में बॉन्डेड है ही नहीं, नॉन बॉन्डेड एटम में डिस्टेंस पे है, तो ये वाली त्रिज्या जो होगी, ये वाली जो रेडियस होगी ना, कौन सी वाली, वॉन डेर वाल रेडियस, वो कोवेलेंट रेडियस से भी ज्यादा होगी और मेटेलिक रेडियस से भी ज्यादा होगी। तो अब क्वेश्चन है कि मेटेलिक रेडियस क्या होता है। तो मेटेलिक रेडियस का मतलब है जो मेटल का क्रिस्टल लैटिस होता है
कोई मेटल है, उसमें बहुत सारे एटम्स ये जमे हुए देखो, है ना। इन एटम में कोई से भी दो नियरेस्ट एटम ले लो आप, टू नियरेस्ट या टू एडजेसेंट एटम, और उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगा उनको जब अपन हाफ कर देंगे तो जो रेडियस बनेगी उसका नाम क्या होगा, मेटेलिक रेडियस। तो तीन टाइप की हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ी, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वॉन डेर वाल रेडियस। इन तीनों को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो सबसे छोटी रेडियस कौन सी होगी बताओ, कोवेलेंट रेडियस, सहसहजी त्रिज्या। इससे बड़ी कौन होगी, मेटेलिक रेडियस यानी धात्विक त्रिज्या। और सबसे बड़ी वाली रेडियस कौन सी है, वॉन डेर वाल रेडियस यानी कि वॉन डेर वाल त्रिज्या। ठीक है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड, मतलब अगर हम किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी न्यूक्लियस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात, जब न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को तो एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस कम होती जाएगी। तो क्या समझे बताओ, पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होगी, कम होगी, यानी परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नियोन को यहाँ पे क्यों नहीं लिया बताओ, क्योंकि नियोन इन नोबल गैसेस है, उसमें तो कौन सी रेडियस थी, वॉन डेर वाल रेडियस। हम नॉर्मली कोवेलेंट रेडियस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कंटिन्यूअस वैल्यू कम हो रही है, देखो लिथियम की रेडियस 155 पिकोमीटर और उसके बाद कंटिन्यू ये रिड्यूस होती चली जाएगी। और ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो आप देख रहे हो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज। किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम की ओर जाओगे, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, कोषों की संख्या बढ़ती है, और जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या यानी कि परमाणु आकार बढ़ता है। ये रहा देखो बेटा, ग्रुप के अंदर रेडियस की वैल्यू ग्रुप में किस प्रकार से अफेक्ट होगी। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है अपने पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आप देख रहे हो कंटिन्यू इनकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ जाता है, तो रीजन इज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। जैसे अगर हम लिथियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसमें सिर्फ 2 ही सेल मिलेंगे आपको, के सेल और एल सेल। के में भरेंगे अपन 2 इलेक्ट्रॉन, एल में भरेंगे अपन 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे अपन सोडियम की ओर पहुंचेंगे एटॉमिक नंबर 11, अब के, एल और एम 2, 8 और 1, तो आप देख रहे हो एक एक्स्ट्रा सेल जुड़ गया जब लिथियम से सोडियम की ओर आप गए। तो सिंपली किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम की ओर जाने पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ सेल यानी कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। देन नेक्स्ट आयनिक रेडियस, कोई भी आयन होता है, पहले तो आयन किसको बोलेंगे अपन, चार्ज्ड एटम को, यानी आवेश युक्त परमाणु को आयन कहा जाता है, और उस आयन की जो रेडियस होगी उसको बोलेंगे अपन आयनिक रेडियस। अब आयन होते हैं बेटा 2 टाइप के, कैटायंस और एनायंस, धन आयन और ऋण आयन। तो जो धनायन की त्रिज्या होगी उसको अपन बोलेंगे धनायनिक त्रिज्या, मतलब कैटायनिक रेडियस, और जो ऋण आयन होगा उसकी जो रेडियस होगी उसको बोलेंगे एनायनिक रेडियस, यानी ऋण आयनिक त्रिज्या। तो वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियस इन ग्रुप और पीरियड, तो इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट आएगा जो हमने एटॉमिक रेडियस के लिए लिखा था। ये देखो ग्रुप में अभी भी आप देख रहे हो रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर हम चाहेंगे पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर तो नॉर्मली आयनिक रेडियस की वैल्यू भी डिक्रीज होनी है। लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो कैटाइंस होता है ना, कैटाइन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोई भी एटम, है ना। धनायन का निर्माण इलेक्ट्रॉन त्यागने से होता है। तो धनायन की त्रिज्या उसके न्यूट्रल एटम से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, यानी एक धनायन अपने न्यूट्रल एटम से सदैव छोटा होता है।
अपन समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक Na है और एक और है अपने पास Na+, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब यहाँ पे 3 सेल थे 281, K सेल, L सेल और M। लेकिन जब Na+ का फॉर्मेशन होगा तो आपको एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। नॉर्मली कौन सा इलेक्ट्रॉन हटाते हैं अपन? वैलेंस सेल वाला। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा बताओ? 2 ही सेल बनेंगे, K और L। इसका मतलब हुआ जब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है तो नॉर्मली वैलेंस सेल यानी बाह्यतम कोष गायब हो जाता है, इसलिए एटॉमिक साइज या आयनिक जो रेडियस होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे, शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और आयनिक रेडियस जो है कैटाइन की छोटी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा कैटाइन पे, +1, +2, +3, उसकी साइज उतनी छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी शेष बचे इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल उतना ही ज्यादा हो जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अगर हम एनायनिक रेडियस की बात करें, इसका उल्टा अगर ऋण आयन की बात करें तो उसमें उल्टा कॉन्सेप्ट जाएगा। एनायन का फॉर्मेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा, तो उसकी साइज क्या होती है? उसके न्यूट्रल एटम से बड़ी हो जाती है। और सेम पॉइंट वापस, जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा किसी आयन पे उसकी आयनिक रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। देन द नेक्स्ट हेडिंग इज आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये सारी एक ही बात है। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है जब आप किसी एटम के वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो, है ना। किसी एटम के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितनी एनर्जी यहाँ पे देते हैं अपन, या यूं कहें कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिमूविंग, ये देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस स्टेट ऑफ वैलेंस सेल, मतलब वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे अपन आयनन ऊर्जा। इसकी यूनिट है किलो जूल पर मोल, अपन किलो कैलोरी पर मोल भी इसके लिए बोल सकते हैं। वेरिएशन इन पीरियड, ग्रुप और पीरियड के अंदर आयनन ऊर्जा का मान किस प्रकार अफेक्ट होगा, यहाँ ग्रुप में लिखा हुआ देखो। ग्रुप में आपको याद होगा जब हम टॉप टू बॉटम की ओर जा रहे थे तो एटॉमिक साइज क्या हो रही थी? इंक्रीज, है ना, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण। जब एटम की साइज इंक्रीज होगी तो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे जाएगा, तो उसको हटाना, उसको रिलीज करना क्या हो जाएगा? इजी। इसलिए ग्रुप में टॉप टू बॉटम की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन लूज होना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करना, रिमूव करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज जब बढ़ती है तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे चले जाते हैं। सेम ये हेलोजन वाला एग्जांपल, फ्लोरीन क्लोरीन से हम आयोडीन की ओर जा रहे हैं, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो। टॉप टू बॉटम की ओर जब आयनिक साइज मतलब एटम की साइज जब इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात पीरियड के अंदर करते हैं तो इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, रेगुलर ऑर्डर नहीं है कि बढ़ता ही जाएगा या घटता ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, पीरियड के अंदर जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो लिथियम का वैल्यू ये था, बेरिलियम बढ़ा, फिर बोरॉन का वापस कम हो गया। एक्चुअली बेरिलियम के अंदर होता है 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो होता है फुल फील्ड, है ना। तो इसका आयनन एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो जस्ट अगले एल वाले एलिमेंट से क्या हो जाएगा? ज्यादा। ऐसे यहाँ मैग्नीशियम के लिए अपन बात करेंगे तो एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू, आयनन ऊर्जा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। रीजन क्या होगा? अगेन मैग्नीशियम भी उसी ग्रुप के अंदर आ रहा था, इसमें भी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा? फुल फील्ड यानी पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास। वापस दूसरा वेरिएशन आएगा इस जगह पे, देखो आप, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन के लिए आयनन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा। व्हाट इज द रीजन?
द रीजन इज नाइट्रोजन के पास अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे वैलेंस शेल का बाइथम कोष का, तो वो है बेटा 2s2 2p3। 2p3 का मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? हाफ फील्ड यानी अर्ध पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइज एनर्जी भी पीरियड में जस्ट इसके बाद वाले एलिमेंट से ज्यादा हो जाएगी। तो नाइट्रोजन भी कहां पहुंच जाएगा? ऑक्सीजन के बाद में। और किसी भी पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा आयोनाइज एनर्जी किन के लिए बोली जाएगी? नोबल गैसेस के लिए, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके अंदर, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। Then the next heading of this chapter is electron negativity। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जब दो एटम आपस में बॉन्डेड फॉर्म में, तो उसमें से वह एटम जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, तो वहां अपन बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब हुआ एटम की वह टेंडेंसी जिसमें वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे एक और एग्जांपल अपन बात करें HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें अपन कहेंगे कि जो बॉन्ड बना है उसके इलेक्ट्रॉन किसकी ओर डिस्प्लेस होंगे? फ्लोरीन की ओर। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? विद्युत ऋणता मतलब होता है किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति, उसको बोलते हैं अपन विद्युत ऋणता। गॉट इट ना? अच्छा, इसकी भी वैल्यू पीरियड में और ग्रुप में किस प्रकार से चेंज होगी? तो वापस वो कहो एग्जांपल आप देखो, जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है एस ब्लॉक के अंदर जिनको अपन एल्कली मेटल बोलते हैं, टॉप टू बॉटम की ओर जाने पर सेम कॉन्सेप्ट, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है बताओ? डिक्रीज। लास्ट वाले एलिमेंट में सेम हो सकती है, बट नॉर्मली ग्रुप में टॉप टू बॉटम की ओर जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू कम हो जाएगी। ये ग्रुप नंबर 17 सेम कॉन्सेप्ट, फ्लोरीन से अपन नीचे की ओर जाएंगे तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रिड्यूस हो रही है। तो ये वाला पॉइंट तो हमने पढ़ा ग्रुप में। अगर पीरियड की बात करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। जैसे ये अपने पास एग्जाम्पल देखो, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट दिख रहे होंगे आपको, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फ्लोरीन तक। अगेन यहाँ पे नोबल गैस को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों बताओ? क्योंकि नोबल गैस तो ऑलरेडी अपना ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा कर चुकी है, तो वो तो बॉन्ड बनाएगी नहीं, और जब बॉन्ड ही नहीं बनाएगी तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी नहीं उनके अंदर। इसलिए अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0 होती है। और यहाँ बात करेंगे हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, तो कंटिन्यूअस क्या हो रहा बताओ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर आप थर्ड पीरियड के एलिमेंट को देखोगे तो इसके अंदर भी कंटिन्यूअस क्या हो रहा बताओ? इंक्रीजेस हो रहा है अपने पास विद्युत ऋणता का मान। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटाइन बनाता है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन धात्विक गुण यानी मेटेलिक प्रॉपर्टीज। नॉर्मली ऐसा कौन से एलिमेंट करेंगे? एस ब्लॉक वाले एलिमेंट, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट, यानी जो धातु तत्व होते हैं, मेटेलिक एलिमेंट होते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन फॉर्म करते हैं। उस टेंडेंसी का नाम है मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक प्रॉपर्टी। और इसमें उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटेलिक का मतलब क्या होगा? अगर कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनाइन का फॉर्मेशन करता है, ऋण आयन का निर्माण करता है, तो उसको बोलेंगे अपन नॉन मेटल, और उसकी ये टेंडेंसी बोली जाएगी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप टू बॉटम की ओर यानी ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। यानी कौन से गुण बढ़ेंगे? धात्विक गुण बढ़ेंगे, क्योंकि टॉप टू बॉटम की ओर जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है। जबकि पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। यानी अधात्विक गुण नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में इंक्रीज होंगे और मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होते हैं। करेक्ट। देन नेक्स्ट अपने पास ये ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट का नेचर बताया इन्होंने
कि इसके अंदर नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नीचे जाने पर मेटल भी आपको मिलेंगे। ये एग्जाम्पल क्या कहना चाहता आपको कि टॉप टू बॉटम की ओर जाने पर जब एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाएगा। यानी कि कौन सा नेचर बढ़ रहा है, देखो ग्रुप के अंदर मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम बात करें पीरियड के अंदर तो आप देखो इनिशियली यहाँ पे मेटल मेटल लिखे हुए हैं, उसके बाद में आपको मेटलॉइड मिलेंगे और उसके बाद कौन आगे बताओ, ये नॉन मेटल्स। यानी पीरियड के अंदर पहले मेटलिक कैरेक्टर शो करने वाले एलिमेंट है क्योंकि सब मेटल हैं, और जैसे जैसे अपन लास्ट की ओर जाएंगे पीरियड में तो नॉन मेटल्स आएंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे। द नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी से जस्ट रिवर्स चलता है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, निकालना इलेक्ट्रॉन को, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको बोला था आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ उल्टा, यहाँ देखो वर्ड आ रहा इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और एंथैल्पी का मतलब एनर्जी। यानी कि एक न्यूट्रल गैसेस एटम आपको मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पे लाके ऐड करना। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो जितनी एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होती है, उस रिलीज होने वाली एनर्जी को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नॉर्मली इसकी वैल्यू अपन नेगेटिव में लिखते हैं, ये देखो आप कुछ एग्जांपल, वैल्यू नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो ये कहना चाह रहा है अपने से कि जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ से रिलीज हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, निष्कासित हो रही है। तो रिलीज होने वाले कंडीशन के कारण यहाँ पे वैल्यू किसमें आ रही है, नेगेटिव। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी हमें ये समझना है कि उतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है, करेक्ट। जैसे ये हैलोजेंस वाले ग्रुप के एलिमेंट लिखे दिख रहे हैं आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम की ओर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करेगी। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। पर सेकंड से थर्ड पीरियड में जाने पर इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि वैल्यू इनिशियली बढ़ेगी। जैसे आप देख रहे हो फ्लोरीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, किसी भी ग्रुप में ऐसा ही होगा। सेकंड से थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी इंक्रीज होगी और उसके बाद वापस टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा पता, पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जबकि पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो किसकी ज्यादा होगी, तो एलिमेंट इज क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होती है, तो रीजन ये है कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कुछ ज्यादा ही छोटा होने के कारण इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन वेरी क्लोजली अरेंज्ड है। इसलिए जब आप कोई नया इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आओगे फ्लोरीन के अंदर तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है वो इसको रिपेल करेंगे, इजिली यहाँ पे जुड़ने नहीं देंगे, इसलिए कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। जबकि एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन के अंदर एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैलेंस शेल में थोड़ी कम हो जाएगी और नया इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पे ऐड होगा और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज्ड। तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में कंपैरिजन किया हमने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सम फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सेम वापस वही कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एटॉमिक साइज पे, पता आपको एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमने पढ़ा था ग्रुप में टॉप टू बॉटम की ओर जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिड्यूस हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा एटॉमिक साइज उतना ही छोटा होगा और इस कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी, जो पीरियड में अपन देखते लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिन एलिमेंट में हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखेंगे। इसका मतलब उन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
या तो बहुत कम होगी या फिर जीरो। जैसे हम बात करें नोबल गैस, अक्रिय गैसों के लिए, तो उनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है, तो नया इलेक्ट्रॉन वो इजीली गेन नहीं करेगी, नो टेंडेंसी। इसलिए नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू या तो जीरो बोली जाएगी या फिर प्लस वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि हमें एनर्जी देनी पड़ जाएगी ऐसे एलिमेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। एनामोलस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। यह एक डाइगोनल रिलेशनशिप मिलेगा जो आपको इस जगह लिखा मिलेगा। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट, जैसे हम बात करें लिथियम और सोडियम, ये तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी भी सेम होगी, क्योंकि ये भी सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। सेम एज बोरॉन विथ एल्यूमिनियम, कार्बन विथ सिलिकॉन, नाइट्रोजन विथ फॉस्फोरस। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि लिथियम और मैग्नीशियम, इनकी भी प्रॉपर्टी आपस में सेम है कुछ प्रॉपर्टी, तो ऐसा क्यों होगा बताओ। सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ डाइगोनल विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। कौन से एलिमेंट में ऐसा होगा जिनके लिए चार्ज और रेडियस का रेशियो सिमिलर होता है, तो वो वाले एलिमेंट जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो आपको याद रखना लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी आपस में सेम होने का रीजन है विकर्ण संबंध, डाइगोनल रिलेशनशिप, है ना। और वो क्यों होता है, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम के लिए चार्ज और रेडियस का रेशियो सेम हो जाता है। ऐसे यहाँ पर बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए बोरॉन और सिलिकॉन, कार्बन और फॉस्फोरस की भी प्रॉपर्टी सेम होती है। इट इज जस्ट ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये अपना 11th क्लास का एक चैप्टर था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि आवर्त सारणी। अगले लेक्चर में अपन नए चैप्टर के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए।